नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th का लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय नंबर 2। पहले वाला वीडियो में हमने अध्याय 1 पढ़ लिया था जिसका नाम था लोकतंत्र का क्रमिक विकास। और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों देखेंगे। शुरुआत करते हैं। इसमें से कुछ कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं अध्याय। लोकतंत्र क्या है और क्यों। परिचय समझते हैं। करा पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, सब प्रश्न पूछ रहा है। प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था एवं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है। इसकी शुरुआत हम बहुत ही सरल परिभाषा से करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। अर्थात इस वीडियो में हम लोग, इस अध्याय में हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, तो आगे समझते हैं। लोकतंत्र का व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे भी। इसके आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावे किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएं क्या होती है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष के में आए तर्कों के साथ आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र के व्यापक अर्थ पर आएंगे। तो आगे देखिए, हमारा हेडिंग आता है लोकतंत्र क्या है। शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। अर्थात शासन का जो हमारा स्वरूप है, व्यवस्था का संचालन करने का तरीका कई हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें वैसी भी होती है जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर, अर्थात चुना न जाना होकर, अन्य माध्यमों जैसे तख्ता पलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है। और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में गैर लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। अर्थात तख्ता पलट हो जाए, पारंपरिक हम हैं तो हमारा बाद ये पुत्र, ये इस तरीका का बात आ जाए, या कोई सरकार के अधीन में अपने हित में शासन करे, मतलब कि जनता अपने मर्जी से चुनाव ना किया हो, तो ऐसा शासन जो होता हो उसको क्या कहेंगे, गैर लोकतांत्रिक। और जनता के द्वारा जो चुना जाया गया हो प्रतिनिधि जो है, तो उसको जो चुन के हम लोगों ने अपना एक अध्यक्ष बनाया, जो भी समझिए, वो उस पे उसको हमने परमिशन दिया कि हाँ आप राज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। आगे देखेंगे। अच्छा हाँ, इसी में थोड़ा सा, विश्व में कुछ ऐसे भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर पाएंगे। कह रहा, हम कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्य प्रणालियों पर बारी बारी से विचार करें। सर्वप्रथम हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण में किसको ले सकते हैं, पाकिस्तान को। कह रहा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आ जाएगा। पाकिस्तान में किसने तख्तापलट की अगुवाई की, तो परवेज मुशर्रफ ने। कब की, तो 1999 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर
लोकतंत्र का गला का किया, घोंट दिया, अर्थात कि अपने मर्जी से ही सब कुछ काम करते चले गए। लोकतंत्र का वजूद उन्होंने अर्थात वैल्यू नहीं माना लोकतंत्र का। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, और 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए क्या किया, बढ़वा लिया, जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी और गड़बड़ियां की गई। नेक्स्ट कहता है 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। कब संविधान को बदला? 2002 में। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली हो गया। आगे देखेंगे, मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास रही। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी है। स्पष्ट है कि हम परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनका चुनाव नहीं किया। शासन के लिए अंतिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर की, जो जनता द्वारा जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। पूर्णविराम। विश्व, पैराग्राफ चेंज करके देखेंगे, विश्व के प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासन का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ध्यान रखेंगे, चीन की संसद के लिए प्रति कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, तो संसद ही राष्ट्रपति को क्या करता है? नियुक्त करता है। लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करती है? सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी ना होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर तरीकों को क्या किया? देखा। अब भारत एवं ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीकों को क्या करेंगे? देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भारत एवं ब्रिटेन की सरकार का निर्माण चुनावों के माध्यम से होता है। याद रखेंगे, भारत एवं ब्रिटेन की सरकार का निर्माण किसके माध्यम से? तो चुनावों के माध्यम से होता है। आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है ना। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। कितने वर्ष पर? तो 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट मत देते हैं। इस तरह के चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है, वे चुनाव जीत जाते हैं। वे देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं? प्रतिनिधि। वे देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं, और वे लोग ही सरकार का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और शासन के संचालन में भागीदारी निभाते हैं, लेकिन ईमानदारी से निभाते हैं। उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। यदि बेईमानी करते हैं तो उनको नेक्स्ट चुनाव में सब लोग वोट अपना नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके साथ छल हो जाता है। आगे देखते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है। ध्यान से, ये परिभाषा हो सकता है। अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है, और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह गैर
लोकतांत्रिक कहलाती है। नेक्स्ट कहें देखते हैं, कहाँ पहुँचे क्या समझे। अब्दुल जब शाम अपने बैठका परदादा के पास गया तो वहाँ देखा कि बहुत से लोग बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। करीम के पापा बोल रहे हैं कि पिछले चुनाव में मेरा वोट किसी दूसरे व्यक्ति ने दे दिया था। रमेश भैया बोल रहे थे कि मैंने तो 2 वोट दिए थे एवं गणेश के चाचा कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। इन बातों को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा था या पा रहा हूँ कि लोग क्यों वोट देते हैं और देने वोट देने के क्या मतलब फ़ायदे हैं। तो उस चीज़ को एक अब्दुल नाम का लड़का है वो सोच रहा है। अब समझिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा, लोकतंत्र की एक समान परिभाषा को अर्थ समझिए। कह रहा हमने इसके पहले लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ली। बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पढ़े लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक के बारे में कि हम कह सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाले सरकार, अर्थात लोग जिसमें अपना वोट दे करके, महत्व समय दे करके, अपना मान मर्यादा को देखते हुए यदि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो होता है लोकतांत्रिक। और जिसमें लोग को भागीदारी ही नहीं देते हैं, कोई भाग ही नहीं लेते मत देने का, तो वो और उसमें जो शासन करता है जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं गैर लोकतांत्रिक। तो आगे देखेंगे, यही बात कह रहा था कि हम पीछे देख लिए हैं लोकतंत्र। यहाँ से देखेंगे लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग, अर्थात वयस्क का मतलब होता है बड़े लोग, अर्थात देश के वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, वे वोट डालते हैं अर्थात मतदान करते हैं। मत का मतलब होता है मन, दान, को जो दान देना, अर्थात अपने मन के अनुसार जो दान दिया जाता हो, जो चीज़ जो अपना चुना जाता हो प्रतिनिधि, उसी को बोलते हैं मतदान। तो ध्यान रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, और योग्य अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होते हैं वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर अपने शासन का संचालन करते हैं। अतएव अतः अर्थात हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं इस संदर्भ में कि क्या, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासन का चुनाव लोग करते हैं। अर्थात जो शासक का जो चुनाव है, जो शासक करेगा, जो हमारा सम्राट बनेगा, जो हमारा प्रतिनिधि बनेगा, उसको हम खुद चुनते हैं ताकि वो अच्छा से देश चला सके। नेक्स्ट कहता है, वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं। इस बात को हम अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा समझ सकते हैं। उनके अनुसार कहना था कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, ध्यान से देखेंगे, लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन किया जाता हो। ये किनका कहना था? तो अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी तरीक़ा से पूछ सकता है। यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था में अंतर कर देती है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार एवं म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया है, इस तरह के शासन व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश का शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। नेक्स्ट करा, यही बात नेपाल की राजशाही शासन पर भी लागू होती थी। इसके पहले हमने देखा कि नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी। वहाँ शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यही देखिए, इसी को बोलते हैं राजशाही, मतलब कि परिवार जो उसके घर में एक बार उसका जो फैमिली बना रहा, राजतंत्र का जो प्रतिनिधि था, नेक्स्ट टाइम में भी कह रहा वही बन जाता था। आगे कह रहा, हम समझ सकते हैं कि इन देशों के शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका परिवार ही परिवार एक दूसरे से बनते चल जाता था, चुनाव तो होता नहीं था। तो लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि
लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोग की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ से फिर से कि ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष का अर्थ जो हमें सामने से डायरेक्ट दिखाई ना दे। इसके आगे है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव, स्विट्जरलैंड में एक कैसा लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। या उल्टा पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिल सकता है, स्विट्जरलैंड, और इसके भी अलावा हो सकता है देश। आगे देखिए, यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी स्वयं ही करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोकतंत्र को क्या कहा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ पहुँचे क्या समझे। देखेंगे, रमेश ने स्कूल से घर आकर अपने पिताजी से बोला कि कल मेरा स्कूल बंद है क्योंकि कल मेरे स्कूल में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि आ रहे हैं, अर्थात जो जीते हैं वो, और वे भाषण देंगे। उनके भाषण सुनने के लिए काफ़ी भीड़ रहेगी। आप बताइए कि जब भाषण सुनने के लिए ये लोग इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं तो साथ बैठकर शासन के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिनिधि चुनने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र की विशेषताएं। अब तक हमने लोकतंत्र के एक सामान्य अर्थ के संदर्भ में यह जानकारी पाई है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, जैसे शासक कौन है, शासकों का चुनाव कैसे होता है, शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर लोकतंत्र की विशेषताओं के माध्यम से जानने का हम प्रयास करेंगे। हम सभी लोग देखते हैं कि लोकतंत्र के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं अर्थात जो बड़े हैं वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या कहलाते हैं, शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानून का भी निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ लेना है कि आवश्यक है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए, लोग जो वोट देते हैं, अपना जो मतदान करते हैं, उसी से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। यही देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास, जनता के पास होती है, जो लोकतंत्र की एक क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमारे परिवार के सदस्य जब वोट डालने गए तब बहुत से लोग अपना अपना वोट डालने का इंतज़ार में खड़े थे। उनमें कुछ लोग ने अपनी इच्छा अनुसार वोट डाले जबकि अन्य लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया गया। जहाँ कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है वह लोकतंत्र नहीं है, अर्थात मजबूरी में किसी को ज़बरदस्ती वोट डालना यह हमारा लोकतंत्र का सिस्टम नहीं है। लोकतंत्र में कहता है कि लोकतंत्र में बिना किसी डर के, बिना किसी भय एवं लोभ के, प्रलोभन के, इच्छा अनुसार वोट डाला गया वोट ही लोकतंत्र का वोट कहलाएगा। अतः हम लोकतंत्र के एक विशेषता में कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी के पक्ष में नहीं रहेगा कि हाँ हम इसको दे देंगे, वो ऐसा भी नहीं, और स्वतंत्र रहेगा, किसी को भी दे सकता है अपना मत। नेक्स्ट करा, हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सीधा संबंध मताधिकार से जुड़ा हुआ है। अब
इस बात को लगभग पूरी दुनिया मान चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित अर्थात मना किया गया है। जैसे में सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तथा फिजी के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फौजी नागरिक के वोटों से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ देखिएगा फिर से कि फिजी के मूलवासियों के वोट, फिजी का जो मूलवासी का जो वोट है उसका महत्व भारतीय मूल, भारत के जो लोग हैं तो भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से क्या है, ज़्यादा है। आगे कहता है कि हमें यह समझना है कि जहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता। अतः लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी वयस्क लोगों के समान रूप से वोट देने का अधिकार मिले और सभी लोगों के वोट का महत्व क्या हो, बराबर। लोगों का महत्व, वोट का महत्व जो है बराबर हो। ऐसा नहीं कि लड़की का महिला का वोट को ज़्यादा वैल्यू और पुरुष का वोट को कम वैल्यू, वो और कास्ट के अनुसार भी नहीं बांटना है ना लिंग के अनुसार बांटना है। पैराग्राफ चेंज करके कह रहा बच्चों, लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्थान के अनुसार संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनते हैं। तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है, प्रश्न पूछ रहा। नेक्स्ट कह रहा, लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपनी विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून के नज़र के में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। क्या होती है चला? न्यायपालिका होती है, जिनके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर तरीके के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला अपने विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है और वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है। लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है, लोगों के अधिकारों की जो मिलने का उसकी गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानून के भीतर ही काम करती है। एक बॉक्स है, कह रहा था खुद करें खुद सीखें। अपने क्षेत्र के मुखिया जी या वार्ड सदस्यों से पूछे कि आपके पंचायत या वार्ड में इस महीने लोगों की बैठक कितनी बार हुई और इस बैठक में कितने लोग ने अपने अपने विचार रखे। यहाँ से कह रहा बच्चों, नेक्स्ट है, हमने देखा कि वर्ष 2005 में बिहार के लिए चुनाव हुए जिसमें वयस्क लोगों ने अपना अपना वोट दिया। उसी वोट से विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आए। अब उसके बाद हमने देखा कि श्री नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी। हम लोग जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जिसकी विधानसभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि सरकार उसी की बनती जिसका विधानसभा में कितना से अधिक, आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है। मतलब यह हुआ कि शासन उसी की होती है जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत का अर्थात उसका वोट ज़्यादा आ जाए। इस संबंध में विस्तार से अध्याय 5 में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अतः लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है, अर्थात जिसको बहुमत मिला, अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा वोट आया उसको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा शासन करने का अधिकार मिलेगा। हम देखते हैं नेक्स्ट कह रहा बच्चों, हम देखते हैं कि जब
लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग विभिन्न तरह के झंडे एवं बैनर लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। सही बात है। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं। ध्यान से आप लोग हाईलाइट करके समझिएगा। पंजा छाप कैसा छाप रहना चाहिए? तो पंजा छाप ये किस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का। इसका अध्याय अंत में जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो वहाँ हम अच्छा से लिख के बता दिए हैं, आप लोग स्वयं बुक में लिख लीजिएगा। तो पंजा छाप कांग्रेस पार्टी का, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता दल का और तीर छाप जनता दल यूनाइटेड का इत्यादि। ये सभी दल मतदाता को अपनी ओर लामबद्ध का अर्थ हुआ ऊपर लिखा हुआ एक साथ या गुटबंदी या अपनी तरफ मोड़ लेना का अर्थ होता है लामबद्ध करने के लिए अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों एवं भाषण के माध्यमों से अपनी अपनी नीतियां लोगों के सामने रखते हैं। देश के लोग उनके भाषण एवं विचारों को सुनकर अपनी इच्छा अनुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाता के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता। नेक्स्ट का रहा अर्थात यहाँ समझ लीजिएगा, जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जैसे बहुदलीय का मतलब एक से अधिक चुनाव को पार्टी मतलब लड़ने वाला हो। यदि अकेले कोई रहेगा तो उसको कौन हरा सकता है? वो अपने आप जीत जाएगा सरकार के सामने। तो यदि बहुदलीय शासन व्यवस्था जहाँ नहीं है अर्थात एक से अधिक आदमी नहीं है, समझिए वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता है। अर्थात लोकतंत्र भी रहने के लिए एक से अधिक लोगों का बीच में प्रतिनिधि बनने के लिए उसमें भी कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट करा, इस अध्याय के शुरू में हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात की थी और बताया था कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात कि मेरा शासक कौन बनेगा। इस परिभाषा के आधार पर अनेक उदाहरणों एवं द्वारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सकता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें क्या, तो इतना सारा पॉइंट है, तो जिसमें लोगों के ध्यान रखेगा। लोकतंत्र की विशेषताएं में पूछे तो ये आप आंसर दे सकते हैं, लोकतंत्र क्या, ये भी आंसर दे सकते हैं। जिसमें लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र में चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीके एवं नियमों के अंदर ही कार्य करती है और सरकार लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है। लोकतंत्र में चुनाव के अनेक दलों की भागीदारी होती है जिसके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने के विकल्प और अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इतना जो सारा है तो लोकतंत्र की विशेषता के बारे में बता सकता है। लोकतंत्र क्या है इसको लिख सकते हैं तो बिल्कुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट का था कहाँ पहुँचे क्या समझे। चुनाव के समय विभिन्न झंडों एवं पताकों से लदी गाड़ियाँ विभिन्न तरह के गाने बजाते हुए गांव मोहल्लों में घूमती रहती है। यह देखकर और सुनकर मन खुश हो जाता है कि लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि विभिन्न पार्टियों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ने से लोगों को क्या फायदा होता है। नेक्स्ट का रहा कि लोकतंत्र ही क्यों, तो देखेंगे कह रहा कि हम लोगों ने प्रथम अध्याय एवं इस अध्याय में जाना कि शासन के अनेक रूप हैं। जैसे कैसा कैसा शासन है, तो सैनिक शासन है, तानाशाही शासन है, फिर राजशाही शासन है, कम्युनिस्ट शासन है अर्थात बराबरी या समानता का है, एवं लोकतांत्रिक शासन है इत्यादि। ये सब शासन के प्रकार हैं। हम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इन सभी शासकों में लोकतांत्रिक शासक को अन्य सभी शासकों से अच्छा शासक माना गया है। आज दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन क्यों है। हमें इस प्रश्न को समझने के लिए लोकतंत्र के गुण क्या है, दोष क्या है, अर्थात इसके पक्ष एवं विपक्ष में उत्पन्न तर्कों को क्या होगा, समझना होगा। नेक्स्ट का कह रहा कि कहाँ पहुँचे और क्या समझे। इसमें कह रहा कि हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं कि रेडियो के माध्यम से सुनते हैं
कि संसद में एवं राज्य विधानमंडलों में किसी भी मुद्दे पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। आखिर बहस क्यों होती है, इससे क्या लाभ होता है, देखेंगे। कह रहा नेक्स्ट, अर्थात उसमें क्या लाभ और हानि उस चीज़ के बारे में पूछा था। देखेंगे आगे, लोकतंत्र की विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र के विपक्ष जो है उसका वो विरोधी उसके में तर्क है। हम लोग जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की चर्चा करते हैं तब लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क सामने आते हैं। लोकतंत्र के विरोधी यह तर्क देते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में अनपढ़ और गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इससे इनके वोट को महत्व देने से शासन की गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा, लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है और इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं रहती है और इसके अंतर्गत सिर्फ सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है। इससे लोगों के साथ साथ देश की भी काफ़ी क्या होती है, क्षति होती है। अर्थात जो राजनेता है उन लोग को भी अपना सही ढंग से जो भी नियम का पालन हो उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन वैसा कभी करते नहीं है। नेक्स्ट कह रहा, लोकतंत्र सभी नहीं करते हैं, सभी कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। नेक्स्ट कह रहा, लोकतंत्र में फैसले लेने की प्रक्रिया कठिन होती है। फैसला लेने के पहले काफ़ी वाद विवाद होता है, बहस होता है, चर्चा होती है, जिससे किसी भी निर्णय पर पहुंचने में क्या हो, दिक्कत होती है। ठीक है ना, कि बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है या वाद विवाद हो जाएगा तो उससे निर्णय लेने पर पहुंचने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट कह रहा, लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क यह भी है कि यह काफ़ी क्या होता चला, खर्चीला शासन। याद रखना है कि लोकतंत्र कैसा शासन होता है, खर्चीला शासन भी है। ये इसमें होने वाले चुनावों में काफ़ी क्या हो जाते हैं, चला खर्च हो जाते हैं। और एक अन्य आरोप यह भी है कि लोकतंत्र भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनकी सहानुभूति बटोर कर पत्ता प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हमारे सामने लोकतंत्र के खिलाफ अनेक तर्काएँ हैं और हम यह भी समझ सकते हैं कि अभी तक लोकतंत्र ने समस्याओं को समाप्त करने संबंधी और तौर तरीके विकसित नहीं कर पाया है। लोकतंत्र ने न तो आशंका को समाप्त कर पाया और न ही गरीबी मिटाई है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है, ध्यान देखेंगे, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी होती है, ये चीज़ तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं। फैसला लेने के में देरी के साथ साथ गलतियां भी होती है, लेकिन सभी फैसले गलत नहीं होते हैं। नेक्स्ट कह रहा, अतएव अर्थात इन बातों से लगता है कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन नहीं है, फिर भी हमारे हमारे सामने जितने भी शासन हैं उन सभी लोकतंत्र में बेहतर शासन प्रतीत यह होता है। कौन, तो लोकतंत्र। नेक्स्ट कह रहा बच्चों ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। इस चर्चा में हम लोग मुख्य रूप से दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम यह कि लोकतंत्र अन्य शासकों से बेहतर क्यों है। दूसरा यह कि लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं और इन सवालों का हल एक उदाहरण से करेंगे। जैसे में उदाहरण शुरू करता है, देखते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान भयंकर क्या पड़ी, अकाल पड़ी। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक के सबसे भयावह अर्थात सबसे बड़ा अकाल था और इसमें करोड़ लोग भूख से क्या हुए, मरे। और ठीक ऐसे ही तरह ही की भयावह स्थिति वर्ष 2008 के अगस्त सितंबर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसी क्या आई, प्रलय की गई थी। ठीक है ना, प्रलय की गई थी जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का क्या हुआ, नुकसान हुआ, लाखों लोग तबाह हुए। हमारे सामने दो तरह के शासन देखेंगे, दो तरह के शासन वाले देशों में तो दो तरह की स्थिति है, अर्थात दो तरह के जो शासन कर रहा उसमें स्थिति भी कितने तरह के, दो तरह के। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार की प्रलय से जल्द ही निजात पा लिया गया था, जबकि चीन माने एक बार भारत में भी बहुत बिहार में भयंकर प्रलय आया था। प्रलय मतलब दहाड़, उसमें जल्दी ही सब लोग कवर कर लिए थे जो जो भी नाश हुआ, जो भी चीज़ हमारा बर्बाद हुआ।
तो उसमें घाटा हानि जो भी था सब मेंटेनेंस कर लिया। जबकि कह रहा चीन में उक्त अकाल से निजात पाने में काफ़ी समय लग गया, अर्थात जो चीन में आया था उसको कंट्रोल करने में बड़ा समय लग गया। फिर आगे नेक्स्ट कह रहा कि इस संबंध में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी त्रासदी मतलब घटना नहीं हुई, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। अब वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं और सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है, अर्थात उसका भलाई तुरंत कर सकता है, किसी का बुराई नहीं करता है, कभी वो मदद कर देगा कभी वो मदद कर देगा, ये फ़ायदा हो जाता है। जैसे एक घर में बहुत सारे आदमी रहेंगे तो कोई भी कार्य जल्दी हो जाएगा, उसी तरीक़ा से हमारे देश में बहुत सारे लोगों का हाथ रहेगा हेल्प करने में, तो जल्दी से वह चीज़ समाप्त हो सकता है। जैसे बिहार में भयंकर जो बाढ़ आई उसमें तुरंत हम लोगों ने कैवरेज कर लिया, समझ लिया, उसको संभाल लिया। लेकिन चीन में भयंकर जो हमारा आया था काल वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट कह रहा यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों की ज़रूरतों के अनुसार आचरण करती है, और इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक देशों में यह देखा गया है कि सरकार लोगों की ज़रूरत के अनुसार अपने आचरण कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। यह सब सरकार चलाने वाले पर निर्भर करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पहला गुण यह है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है, अर्थात लोकतंत्र का पहला गुण यह है कि लोकतंत्र में शासन अधिक जवाबदेही वाला होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए सबसे उत्तम शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं, भावनाओं एवं आवश्यकताओं से पूर्व परिचित होते हैं। वे लोगों की इच्छा, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन क्या करते हैं। और कह रहा कि अतः लोकतंत्र में सरकार लोक के कल्याण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रकृति ने हमें कुछ अधिकार प्रदान किए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रह सकते हैं, समानता का अधिकार, हम किसी के बीच से समान तुलना कर सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार इत्यादि। यह अधिकार मानवाधिकार भी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अधिकार कैसा, मानवाधिकार भी कहलाता है। अर्थात कौन कौन अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार कौन अधिकार कहला सकता है, मानवाधिकार। मानवाधिकार की चर्चा हम 6 में करेंगे, ठीक है। कह रहा कि अध्याय 6 में इन अधिकारों का उपयोग कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस तरह के अधिकतर केवल लोकतांत्रिक में ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और लोकतंत्र में ही सभी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकते हैं, समान रूप से राजनीति एवं नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, और इससे व्यक्ति की गरिमा, मान मर्यादा और सम्मान को बढ़ावा मिलता है। यह लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। इस संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखे रहती है। अर्थात इस संदर्भ में किसकी भूमिका बहुत एकदम इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो न्यायपालिका के, क्योंकि न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर क्या करेगी, नजर डाले रहती है। अर्थात व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मालिक कौन है, न्यायपालिका। लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा एवं बहस होती है। यदि सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाता है, जिससे सरकार के पास इस तरह के फैसले का क्या हो जा सुधार का विकल्प रहता है। आदि सरकार अपने गलत फैसलों को नहीं बदलती है तो लोग सरकार को ही क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनिएगा कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में क्या था, गलत था। मतलब आपातकाल उनको लागू नहीं करना था, लेकिन कर दिए। तो इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 में, कब 1977 अर्थात कितने साल के बाद, 2 साल के बाद 1975 में हुआ इनका लागू किया आपातकाल भारत में, याद रखना है। और 1977 में क्या हुआ कि चुनाव का जो मतदान नहीं किया गया, अर्थात चुनाव में लोगों ने मतदान नहीं किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी उनको सत्ता से क्या करना पड़ा, हटना पड़ा, क्योंकि उनको वोट ही नहीं मिला था। इस तरह की व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक सरकारों
गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है। अतः लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका रहता है। चुनाव के दौरान या आम दिनों में नेताओं का भाषण होते रहता है। इस तरह के भाषण में नेतागण सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को लोगों को बताते हैं, और जिससे लोग आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम लोगों के हित में है या नहीं। यदि सरकार का फैसला लोगों के हित में नहीं होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति क्या रहे हैं, सजग हैं। हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों को समय समय पर राजनीति प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग होते रहता है। हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी कि लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता और न ही उन सभी चीज़ों को उपलब्ध कर सकता है जो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। अर्थात फिर से देखेंगे, लोकतंत्र न ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये भी बात को ध्यान रखना है, और न ही सभी चीज़ों को उपलब्ध कर सकता जो जीवन के लिए क्या हो, चला आवश्यक हो। फिर भी यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र उन सभी दूसरी शासन व्यवस्था को बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, अर्थात जिन्हें हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराता है। इससे लोकतंत्र की गरिमा एवं इच्छाओं को सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है, और अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। इसमें अपनी इच्छा अनुसार काम करने करने और गलती सुधारने की संभावना रहती है। इसी वजह से चेला ध्यान से समझना, इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी गई है। इन्हीं सब चर्चाओं के आधार पर समझा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं बल्कि अपितु का मतलब होता है बल्कि लोकतंत्र राज्य है। लोकतंत्र जो है राज्य और समाज और आर्थिक व्यवस्था की का भी एक क्या प्रकार है। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ, लोकतंत्र का आखिर अर्थ क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की बुनियादी अर्थात जो हमारा बेसिक है, बुनियादी तौर बातों की चर्चा करेंगे। हमने यह भी देखा कि शासन के रूप में लोकतंत्र अन्य शासकों से बेहतर है। कुछ लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी लोग शासन संचालन में भाग नहीं लेते हैं, केवल प्रतिनिधि ही शासन संचालन में क्या लेंगे, चला भाग लेंगे। अब तक हमने यह समझा कि लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब हमें समझना है कि लोकतंत्र तो अनेक देशों में है। इन देशों के लोकतंत्र में समानांतर लोकतंत्र और एक बेहतर लोकतंत्र कौन है, पूछ रहा प्रश्न। क्या सरकार की परिधि से बाहर भी लोकतंत्र है, ये भी पूछ रहा। क्या सवालों के सामने के लिए हमें लोकतांत्रिक के व्यापक अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को समझने के लिए हम उदाहरणों को भी देख सकते हैं। प्रफुल्ल, एक लड़का उदाहरण आ रहा है कि प्रफुल्ल के बड़ी बहन रीति की क्या है, चला शादी तय हो गई है और घर में सभी लोग खुश हैं। रात में घर के सभी सदस्य एक साथ क्या हुए हैं, चला बैठे हैं और उस पर कह रहा कि उस पर बैठक में यह फैसला लेना है कि शादी में कौन कौन सी चीज़ कैसी कैसी व्यवस्था होगी। सभी लोग अपना अपना क्या विचार रखने का मौका मिलेगा सभी को, और सभी के विचार सुनने के बाद आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं और कि शादी बेहतर ढंग से हो जाए और किसी भी चीज़ की कमी ना हो। एक दूसरा उदाहरण और भी लेता है कि गांव में भी दुर्गा पूजा होगी। इसके लिए गांव के सभी लोग बैठकर अपना अपना विचार विमर्श करेंगे, ठीक है ना, विचार रखेंगे। कोई व्यक्ति पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का विचार रख रहे हैं तो कोई व्यक्ति बेहतर पंडाल निर्माण की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग अपना अपना क्या रखेंगे, चला विचार रखेंगे, और अंत में फैसला सभी के लोगों को विचार के अनुसार होगा कि किसका सोच अच्छा था, किसका गलत था, ठीक है ना। उक्त दोनों उदाहरणों से लोकतंत्र में फैसले बुनियादी अर्थात बेसिक आधार तौर तरीके को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र सरकार केवल
लोकतंत्र केवल सरकार तक ही सीमित नहीं बल्कि माने अपितु बल्कि इसकी पहुंच संगठन, गांव एवं परिवार तक है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों, कभी कभी लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के लिए नहीं करके एक आदर्श के लिए प्रयोग करते हैं और जिसको पाने के लिए सभी देश प्रयासरत रहते हैं। और ये एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र सभी आएगा, ध्यान देना है, एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा। कितना बढ़िया बात बोल रहा है। सभी को वोट का समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान रूप से सूचनाएं उपलब्ध होगी और बुनियादी जो हमारा बेसिक जो है शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर हम इस आदर्श पर लोकतंत्र को परखेंगे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है जो लोकतंत्र का आदर्श है, जहां निष्ठा से इन बुनियादी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है और वहाँ अच्छे लोकतंत्र हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र में क्या अंतर है। इस चर्चा को समेटते हुए कहा जा सकता है कि अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा प्रदान करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग के रूप में क्या होता चला प्रयुक्त होता है। तो हमारा अध्याय यहीं तक क्या हुआ समाप्त हुआ। ध्यान से एक बार आप स्वयं खुद पढ़ लीजिएगा और इसमें क्वेश्चन आंसर जो है बाकी कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं, तो आंसर क्या हो गया, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। दूसरा, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट कह रहा बच्चों, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर यह भी हो सकता था लेकिन वास्तविकता में जो लगा है वो आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक शासन के में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, तो सेना या फौज के हाथ में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता के वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइएगा कि भारत में वोट देने के न्यूनतम कितना वर्ष, तो 18 वर्ष न्यूनतम। पहले था 21 वर्ष, तो 1988 से हो गया 18 वर्ष। तो 1988 के पहले जो था 21 वर्ष था। और कितना संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन के लमसम हुआ था। नेक्स्ट मिलाने वाला है, चला मिलान करें। लोकतांत्रिक शासन होता है कहाँ है, तो लोकतांत्रिक शासन भारत में है। और सैनिक शासन कहाँ, म्यांमार अर्थात बर्मा में है। और कम्युनिस्ट शासन चीन में है। और राजशाही शासन भूटान में है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, करा मिलान करें में, तो पंजा छाप किसका है, तो कांग्रेस पार्टी का। और कमल छाप तो भारतीय जनता दल भाजपा अर्थात बीजेपी का। और इसका उदाहरण में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, लालटेन छाप किसका है, तो जनता दल का। तो लालटेन छाप किनका है, तो राष्ट्रीय जनता दल का। और तीर छाप हो गया जनता दल यूनाइटेड का, आप खुद मिला लीजिएगा। देखिए एक एक उदाहरण याद रखना, तीर छाप में कौन है, तो नीतीश कुमार। लालटेन छाप में कौन है, तो लालू यादव। कमल छाप में कौन है, तो मोदी। पंजा छाप में कौन है, तो राहुल और सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में सूचना है। क्या आप देशों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और इनके सामने लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक या पता नहीं लिखना है। तो इसके बारे में हम देखिए, हम आंसर इसका कर दिए हैं। आप लोग स्वयं पीडीएफ की सहायता से पूरा बना लीजिए, सारा इसका आंसर किया हुआ है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका पूरा आंसर हमने बता दिया है। आप कृपया वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप स्वयं तसल्ली पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो गया, आईएनसी का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ तक हमने पीडीएफ भेज दिया है, और नहीं भी है तो आप वीडियो की सहायता से ही आप इसका आंसर कृपया करके लगा लें। तो बच्चों आज हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th BTBC का जो चलता है बिहार बोर्ड में,
उसका हमने चैप्टर 2 क्या कर लिया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलेंगे अध्याय 3 से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ तक अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए सारा आंसर लिखा हुआ, जिस तरीक़ा से आंसर लिखा हुआ उसी तरीक़ा से आप लोग भी कृपया इसमें कर लेना। सारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। हमारा कोचिंग का नाम है प्रियंका कोचिंग सेंटर, चिंतामन चक। थैंक यू बच्चों। चिंतामन चक जो कि बाढ़ पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाढ़ पंडारक मोकामा जो है वहाँ।